चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 9 मई 2022 शिफ्ट 2 में एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को। और शुरू से अंत तक आप वीडियो में ज़रूर बने रहिए, आपको 100% मैं कुछ एक्स्ट्रा सिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। और क्वेश्चन को कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना चाहिए वो सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं बिना समय गवाए स्टार्ट। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। पहला नंबर का क्वेश्चन है, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403 रुपया 20 पैसा में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, पहले तो हमको मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। 16% छूट देने का क्या मतलब है, सबसे पहले आपको ये बात पता चल गया कि 84% है ये, और 84% हमारे पास दे रखा है 403 रुपया 20 पैसा के। तो आप मार्क प्राइस पहले निकालोगे तो 100% आपको निकालना पड़ेगा। बोलो, आप इसका भी रेशियो निकाल सकते हो, ये 21 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। आप इसको पहले भी डायरेक्ट लिख सकते थे। 16% छूट का मतलब भी हो जाएगा 4/25, और 25 में अगर 4 का छूट दिया जा रहा है तो इसका मतलब 21 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो आप इसको काटना चाहोगे तो आराम से काट दो इसको। 21 इकाई 21, बच गया हमारे पास 19। 21 अट्ठे क्या हो जाता है, 21 नब्बे अगर करोगे तो 189 हो जाता है, ठीक है। और 21 दूनी आपका आ जाएगा 42, तो 19 रुपया 20 पैसा। अब 25 यूनिट बराबर अगर आपका निकालना है तो 25 को आप 19 गुना 20 से 19.20 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। 25 से बार बार पूछा जा रहा है कि आप 25 लिख करके हम लोग इसको 4 गुना 4 चौका 16 और 4 चौका 16 4 अट्ठे 32, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए क्या 25 गुना 4 100 होता है और 4.8 है, तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 480 रुपया। ये चीज़ आपको करने के लिए आना चाहिए। अब जैसे ही हमारे पास ये आ चुका है मार्क प्राइस, बोलो आ चुका है। क्वेश्चन में बोला अगर हमको ये मार्क प्राइस पर ही बेचता तो 28% का प्रॉफिट होता। तो इसका मतलब यही 480 को क्या आप 128% भी बोल सकते हो। बोलो, ये आ जाएगा 480 के बराबर, तो 100% बराबर क्या होगा, यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं समझा रहा हूँ इसलिए आराम से आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अगर आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। बट थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा हर जगह। 480 बटे लिखोगे 128, मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। क्या हम 8 से डायरेक्ट काट सकते क्या, बताओ। 8 यहाँ से 12, यहाँ से अगर आप काटना शुरू करोगे तो 8 इकाई 8, 8 छः के 48 और 8 छः के 48, बोलो हो गया क्या। 4 से यहाँ पर आप काट दो, 8 से फिर से काट दो या 4 से काट दो, 4 चौका 16 और ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा आपका 25। 25 से 15 को मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको आना चाहिए, आंसर आ जाएगा 375। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। क्या बात सही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो 375 ये भी समझो कि कैसे हो रहा भाई। 15 को 25 से कैसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अरे भाई मेरे 15 को 25 से कैसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सब कुछ के पीछे लॉजिक है। क्या 15 गुना 25 कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो देख लो 10 का अगर डिफरेंस रहेगा तो डायरेक्ट लिखो 75, और टेक ट्रिक एक बता रहा हूं, और 1 और 2 में से जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर में से 1 कम करके लिख दो। 2 का स्क्वायर से 1 कम करके लिख दो 375। कभी भी दो संख्याओं के बीच में अगर 10 का डिफरेंस हो और यूनिट डिजिट हमारे पास 5 हो तो 75 लिख दो, और 2 और 3 में से जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर से 1 कम कर दो, तो 3 तिया 9 से 1 कम करके 875। बात आ रहा समझ में। दूसरा तरीका, अगर 15 को आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 गुना 25 मत करो, 16 गुना 25 करते हैं, तो 16 गुना 25, 16 100 का 1/4 माइनस 100 का 1/4, तो 1600 का 1/4 400 और 100 का 1/4 25। तो बताओ 400 में से 25 घटाओगे तो क्या 375 आएगा क्या, बताओ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास दूसरे नंबर का क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना सब लोग। बोला क्या कि 4750 रुपया की धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, और देय धनराशि है 6840 रुपया। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या है। सबसे पहले आपके पास कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमेशा होता है रेट इनटू टाइम की, ठीक है। और यहाँ पर टाइम हमारे पास दिया हुआ है। अगर एक वर्ष में अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकाल ले तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा क्या, बताओ।
निकल जाएगा। कैसे पता करते हैं? अब देखो, माइनस करने का भी एक तरीका होता है और उस माइनस को भी समझिएगा। क्या 6840 में से 4750 को कैसे माइनस कर सकते हैं? देखो कैसे माइनस करते हैं। 50 इसमें भी जोड़ दो 4800, 50 इसमें भी जोड़ दो 6890, 50 आप इसमें भी जोड़ दो 4800, 50 आप इसमें भी जोड़ दो 6890। तो 6890 में से अब 4890 को घटाएंगे तो क्या हमारे पास 2090 आएगा? क्या बताओ? तो 2090 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है 5.5 वर्ष में। तो एक वर्ष में ये कितना होगा? 11/2 से डिवाइड करोगे, 11 दूनी 22, 11 इकाई 11, 11 नवे 99, बोलो 11 नवे 99, क्या हमारे पास 380 आ गया? क्या बताओ? अब ये जो 380 है वो 380 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकला एक वर्ष का, और एक वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है वही हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बोलो है कि नहीं है? अब निकाल लेते हैं 380 का परसेंटेज निकाल लेते हैं 4750 के रेस्पेक्ट में गुना कर दो 100 से। जीरो से ये जीरो देखो आपका कट गया। बोलो कटा क्या? 25 से आप काटना चाहोगे तो लिख दो 25 चौका 100, 25 इकाई 25, 22 बच गया, 25 नमे 225, और 19 से आप इसको काट दो 19 दूनी 38। क्या आंसर हमारे पास 8% आया? क्या बताओ? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। ए टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में और बी उसी टंकी के 12 घंटे में भर सकता है, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूर्ण हो जाएगी? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? 50% अगर 4 घंटे में तो 100% 8 घंटे में। एक का पूरा 8 घंटा दिया हुआ, दूसरा का 12 घंटा दिया हुआ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 गुना 12/8 + 12 यानी 20, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, क्या 24/5 घंटा आ गया? क्या बताओ? और 24/5 घंटा को 4.4/5 घंटा लिखते हैं, तो 20/5 को तो हम लोग 4 घंटा लिख लिए। अब 4/5 को आवर में कैसे बदलते हैं? 1/5 होता है 12 मिनट के बराबर, तो 4/5 12 चौका 48 मिनट के बराबर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 4 घंटा 48 मिनट। क्या बात आ रहा समझ में? तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास तीसरे के बाद आ जाओ चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ देखो 95/15 है। क्या 95/15 को तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं? क्या 95/15 को लिख लो आप 19/3, 5 से हमने काट दिया, 19 बचे 95, 5 तिया 15 माइनस। अब यहाँ पर देखो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 4 के डिवीजन में 12 तिया 36, तो 4 से अगर काटोगे तो नीचे में तो हमारे पास 9 आएगा, और मल्टीप्लाई में है 9, तो 9 से 9 ये कट करके हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 18 में से 1 को माइनस करोगे 17, 17 दूनी 34, ये -2 हो गया, और मल्टीप्लाई फिर किससे करना पड़ रहा है बताओ? 2 से। अब 19/3 में से 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 तिया 12, 19 में से 12 घटाओगे तो 7/3 आएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा 2.1/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास 5वें नंबर का है। एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 के बराबर है। एक तो हमारे पास गोला दिया हुआ है जिसका त्रिज्या दिया हुआ 3√2, ओके, और इसी तरह से एक हमारे पास शंकु दिया हुआ है जिसका त्रिज्या भी दिया हुआ है हमारे पास 3√2, ओके। फिर बोला क्या, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंब वृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास क्या हो जाता है बताओ? 4πr², यानी 3√2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा πrl × πr² के, तो यानी पाई r के जगह पे आप 3√2 लिख लो और इंटू r + l यानी 3√2 + l। बोलो ठीक है? अब यहाँ से देखो पाई से पाई आपका कट जाएगा, 3√2 से 3√2 एक बार कट जाएगा, 4 तिया 12√2 में से 3√2 को माइनस करोगे तो 9√2 बराबर हमारे पास क्या आया? l के। तो ये हमारे पास l बराबर क्या आ चुका है? 9√2 के बराबर। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम लोग इसका हाइट नहीं निकाल सकते? बताओ कैसे निकाल सकते हैं हाइट? देखो 9√2 में से 3√2 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 9√2 का स्क्वायर 9 में 81 दूनी 162 माइनस 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है? क्या हमारे पास 144 आ गया क्या? और 144 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इसको बार बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार पीछे जा करके भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पर बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं दे रहा हूँ, रुकता नहीं हूँ, क्योंकि टाइम
क्वेश्चन हो सकता है कि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाए, बट हमारा काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको लगाए समझाने में। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, छठे नंबर का क्वेश्चन। हमें लगता है 5 नंबर तक क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। छठे नंबर का क्वेश्चन पे आ जाओ। छठा नंबर का क्वेश्चन है x बराबर 2 + √3/2 - √3 है और x - 7 का स्क्वायर पूछा है। बताओ हर का परमेयीकरण करेंगे और हर का परमेयीकरण 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 + √3 का होल स्क्वायर होगा और 2 + √3 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 7 प्लस क्या हम लोग 4 √3 लिख सकते हैं क्या बताओ। और नीचे में हमारे पास 2 का स्क्वायर में से √3 का स्क्वायर 3, अंतर क्या आ जाएगा, नीचे में 1 बोलो आएगा। तो x का वैल्यू आ चुका है, बोला आ चुका। अब इसमें से बोला 7 को घटा दीजिए और इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 7 से 7 कट गया, 4 √3 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौका 16 या 48, आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a + b का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 4, 5, 2, 3, a, 6, 0, b 15 से विभाज्य हो। 15 से डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है कि 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर अधिकतम संख्या पूछा, अधिकतम मान पूछा है तो हम लोग 5 रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 से भी कटना चाहिए तो 5, 4, 9 3 से कट गया, 3 से ये कट गया, 6 से 3 कट गया, 5, 2, 7 में से 6 कट गया तो बचा हमारे पास 1। अब 1 में क्या जोड़े कि ये 3 से कट जाए, 1 में क्या जोड़े तो बोलोगे कि 8 जोड़ दीजिए सर, अधिकतम मान पूछ रहा है तो a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 5। क्वेश्चन पूछा क्या, आपको a + b का मान पता करना है, तो 8 में 5 को जोड़ दोगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा b 13। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास दिया हुआ, आवरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और बी से ए तक उसी मार्ग से 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। तो इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। देखो 74 के बारे में जान लो, 37 का दुगुना है और 111 37 का तिगुना है। तो 37 का दुगुना 37 दूनी 74, 37 तिया 111। देखो कितना अच्छा खूबसूरत सा नंबर है। और क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है एग्जाम में, बोला क्या कि अब आपको पता है कि औसत चाल अगर निकालना है तो दो तरीके से निकाला जा सकता है। लिखोगे 2 × 74 × 111, बोलो लिखोगे क्या, और नीचे में क्या लिखोगे 74 + 111। अब रुको, अब बोलोगे क्या 74 + 111 को हम ऐसे नहीं लिखते हैं। जब 37 का दुगुना है 2 गो 37 और 3 गो 111 है तो 5 गो 37 लिखेंगे और 5 गो 37 को क्या 5 × 37 लिखेंगे, बताओ ऐसे लिखेंगे। अब इससे हमारे पास फायदा क्या हो जाएगा, देखो क्या हम लोग इसको काट सकते हैं, 37 इकाई 37, 37 दूनी 74। अब बताओ नीचे में अगर कभी भी 5 दिख जाए ना तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या फायदा होगा, दशमलव के रूप में यूज कर लेना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो 888 और नीचे में 10 है तो इसका मतलब पॉइंट के रूप में यूज कर लेंगे, 88.8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरह से क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि एक का स्पीड है 74 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड है 111 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं जो कि इसका एलसीएम होता है। तो 37 × 2 74 और 37 × 3 हो जाता है 111, एलसीएम आ चुका। अब इसका स्पीड क्या आ जाएगा, पहले वाले का पहले तरफ से स्पीड आ जाएगा इसका 74 से काट दोगे तो ये 3 और दूसरे तरफ से स्पीड आ जाएगा इसका 2, बोलो आएगा क्या। अब टोटल यूनिट डिस्टेंस क्या होगा, ऐसा ऐसा 2 बार डिस्टेंस तय कर रहा है तो ऐसा ऐसा अगर 2 बार डिस्टेंस तय कर रहा है तो 2 × 37 × 2 × 3, अरे एक बार गया और एक बार आया तो ऐसा ऐसा 2 डिस्टेंस तय किया ना, ये टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, बताओ टोटल टाइम हमारे पास 5 आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो कहानी खत्म है, फिर से ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या सब हो जाएगा, 37 तिया 111, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 111 से गुना करोगे तो आएगा 888 और नीचे में हमारे पास 10 है तो बताओ क्या आंसर 88.8 किलोमीटर पर आवर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमें उम्मीद है कि आप दोनों ही तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला क्या कि ये दिया हुआ और इसका माध्यिका 6 है तो ए का मान ज्ञात करें। माध्यिका निकलता कैसे है, पहले तो ये सोचो। माध्यिका निकलता है जब हम लोग इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। अब यहाँ पर ये ए है, ये ए का आधा है, ये 2a/3 है, ये a/4 है, ये 3a/, तो 2/3 हो जाता है 66.2/3%। a/2 का मतलब 50% और a/4 का मतलब 25% ए का। 3a/5 का मतलब हमारे पास आ जाएगा 60% ए का। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आरोही क्रम में सजाने के क्रम में सबसे पहले a/4 लिखोगे, बोलो इसके जस्ट बाद लिखोगे आप a/2
और इसके जस्ट बाद लिखोगे आप 3a/5 और बाकी अब नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 5 टर्म है तो तीसरा वाला टर्म ही हमारे पास मादे का होगा। और जैसे ही तीसरा वाला टर्म हमारे पास मादे का पता चल गया, इसको बराबर 6 में रखेंगे। ए 3 दूनी 6 हो गया, तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा बताओ? 10। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है? दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? खुद सोचो थोड़ा सा। अगर ये 1/2 लिखा हुआ, 1/3 लिखा हुआ, 1/1 लिखा हुआ, तो यहां पर अगर देखोगे 1/2 से डिनोमिनेटर अगर बढ़ा तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और डिनोमिनेटर अगर घटा तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। ये बात पता है। डिनोमिनेटर अगर एक ऊपर में रहे और डिनोमिनेटर हमारा बढ़ता चला जाए तो परसेंटेज और फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर अगर छोटा होता चला जाए और न्यूमरेटर हमारा कांस्टेंट रहे तो उस कंडीशन में क्या होता है? फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा होता चला जाता है। तो अब 1/2 है। देखो 8 दूनी 16, तो 8 दूनी क्या होता है? 16। तो 16 से 15 कम है, डिनोमिनेटर छोटा है 16 से, तो इसका मतलब इस ये 1/2 से बड़ा होगा। बोलो, दी गए भिन्न में से कौन कम है ये बारे में पूछा, तो ये तो नहीं होगा। 11 दूनी 22, 22 से फिर छोटा आ गया, ये भी नहीं होगा। 5 दूनी 10, ये भी नहीं होगा। 15 दूनी 30, 30 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास 15/31। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 10 नंबर के बाद आ जाओ 11 नंबर का। एक विद्यालय की कक्षाओं में 5, 6 और 7 में क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो बताओ क्या इसका HCF लेंगे क्या? हम तो चेक कर लेंगे ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन है तो देखो 0 0 0 तो कट गया, सबसे बड़ा संख्या लेना है। पहला ऑप्शन है 0 0 0 कट गया, क्या 4 से 28 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 52 कट जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, 0 से कट गया तो क्या 3 से देखो 28 कट रहा है क्या? नहीं। 2 छोटा ही हो गया। 5 से काटोगे तो 5, 0 से तो कट गया, 5 से नहीं कटा ना। देखो 36 में नहीं कटा, 52 भी नहीं कटा, 28 में नहीं कटा, तो ये दोनों तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब 40 और 20 में जो बड़ा वाला संख्या है वही तो हमारा HCF होगा, तो आंसर तो हमारा 40 ही हो जाएगा। बताओ दूसरा तरीका, हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं जो कि इसका HCF होगा। बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डिफरेंस निकालने का क्या मतलब है? 360 और 520 का जो डिफरेंस हो जाएगा, 360 और 520 का जो डिफरेंस हो जाएगा, क्या हमारे पास 160 हो जाएगा क्या? बताओ। और 520 और 280 का, या 360 और 280 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 20, 60, 80। बोलो होगा क्या? अब देखो 80 और 60 ये दोनों डिफरेंस आया, तो जैसे ये दोनों डिफरेंस आएगा तो हमेशा डिफरेंस या डिफरेंस का कोई फैक्टर ही हमेशा इसका HCF होता है, तो उस हिसाब से भी देखोगे तो 40 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे पास दे रहा है, रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 हो गए। तो 9 के स्थान पर 99 हो गए तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 90 टोटल बढ़ गया। कितना टोटल बढ़ गया बताओ? 90। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कक्षा के औसत प्राप्तांक 2.25 अधिक हो गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या, सोचो थोड़ा, टोटल बढ़ा है 90 और एक आदमी का बढ़ा है 2.25। तो अगर एक आदमी का 2.25 बढ़ा है और टोटल बढ़ा है 90, तो क्या आदमियों का संख्या निकालने के लिए एक आदमी के का जो वृद्धि हुआ उससे डिवाइड कर देंगे तो आदमियों का संख्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? या आपको इतना बात जरूर पता होगा कि हमें पता है कि टोटल बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। बोलो होता है क्या? तो यहीं पर अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा तो क्या हम लोग टोटल बटे एवरेज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? और एवरेज का कॉन्सेप्ट होता क्या है? एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है कि प्रत्येक में बराबर बराबर बटना, या कहीं भी पर का यूज हो रहा है, प्रति का यूज हो रहा है, वो सारा का सारा एवरेज कहलाएगा मैथमेटिक्स में। ध्यान से देखो, अब ये 2.25 प्रत्येक का बढ़ा है, वास्तविक औसत है ना। तो प्रत्येक का औसत बढ़ने का क्या मतलब? प्रत्येक का बढ़ना। तो एवरेज बढ़ा है और टोटल बढ़ा है, तो टोटल बटे एवरेज करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएगा। सॉल्व करो यहाँ से, देखो 0 0 0, 25 से काट दो इसको तो 25 9 हो गया। अब हम 25 से इसको मत काटना शुरू कर दो, देखो ये हमारे पास 2 बार 0 आया, इसको अब काटना शुरू कर दोगे तो फिर हमारा 9 से 9 बेकार चला जाएगा। तो कुछ चीज को सोचना पड़ेगा। जैसे 9 आया तो 9 से 9 काटने के लिए पर्याप्त है, तो 25 से हम इसको ना काट के 25 चौका 100 इसको काट देते हैं।
कट गया। तो ये हमारे पास देखो 9 गुना 10 90, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 13 नंबर का क्वेश्चन है। 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक शीट से 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेटें काटकर निकाली जाती है। यदि धात्विक शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्या हम लोग 36 गुना 16 लिख सकते हैं? क्या बताओ, 36 गुना 16 लिख सकते हैं। टोटल जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 36 गुना 16। देखो तरीका को समझना। अब माइनस करते हैं हम लोग, ये पाई आर स्क्वायर होगा, ये भी पाई आर स्क्वायर होगा और ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, पाई को हो गया कॉमन। तो पाई अगर कॉमन हो गया ना, तो इसमें से पाई कॉमन अगर हो गया तो पाई के जगह पे आप इसको 22/7 लिख दो और आर स्क्वायर को ऐड कर दो। 6 गुना 6 36, 4 चौका 16 52 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 56। तो बताओ क्या 56 से देखो कट गया क्या? बताओ। तो ये आ गया 7 8 56। अब और बुद्धि लगाओ, देखो कितना बुद्धि हम लोग लगाते हैं भाई। अब 36 गुना 16 में से 22 गुना 8 घटाते नहीं, हम 16 देख रहे हैं यहाँ भी और 16 यहाँ भी है। तो बताओ क्या हम लोग इसको 36 गुना 16 माइनस 11 गुना 16 बोल सकते हैं क्या? अब जैसे ही हमारे पास आया 16 कॉमन और 36 को 11 घटा देंगे, 36 से 11 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये आ चुका हमारे पास एक वर्ग का क्षेत्रफल। और एक वर्ग का क्षेत्रफल आया और क्वेश्चन पूछा एक भुजा की लंबाई। तो जैसे ही क्षेत्रफल आया क्या हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे क्या? तो 16 के लिए 4 निकलेगा, 25 के लिए 5 निकलेगा। आंसर बताओ, एक भुजा हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सब कुछ में दिमाग लगाना पड़ता है भाई। गुना करते चल जाते हैं, गुना करते चल जाते हैं, हम नंबर को, डेटा को सही ढंग से कलेक्ट कर नहीं पाते हैं। खूबसूरत नंबर को एक जगह हम इकट्ठा नहीं कर पाते, इसी वजह से हमारे पास टाइम लग जाता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो डेटा के लिए ही बना हुआ रहता है। एक डेटा से दूसरे डेटा से कहीं ना कहीं रिलेटेड जरूर होता है, तो उसको ध्यान से समझना। देखो ये निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्या ये 0.5 होगा क्या? बताओ। प्लस ये 0.07 है तो 07 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0.14 हो जाएगा। माइनस ये 0.3 होगा, 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.09 होगा। अब ये देखो 50 हो गया, 14 में से 9 को घटा दो तो 5, 55 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 0.55। अरे 14 में से 9 घटा दिए तो 5, दो दो डिजिट है सब दशमलव के बाद। 14 में से 9 गया तो 5, अब 5 जोड़ दिए 50 में, आंसर हो गया 0.55। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 14 के बाद आ जाओ 15 नंबर का क्वेश्चन। एक किसी वस्तु को 12,300 रुपया में खरीदता है, ठीक है। एक किसी वस्तु को 12,300 रुपया में खरीदता है और 200 रुपया भाड़े में व्यय कर देता है। वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। सी उस वस्तु को पर अपने क्रय मूल्य से 2915 रुपया अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% छूट देता है, तो सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर कैलकुलेशन आपका सही ढंग से आता है, डेटा के लिए डेटा को आप रखते हैं, तो देखना कि कितना आसान है क्वेश्चन। लेकिन समझिए कब घटाना है, किसको घटाना है, कैसे घटाना है, कब गुना करना, सारा बात आपको समझना पड़ेगा। क्या आपको पता है क्या कि 12,300 में 200 जोड़ दोगे तो 12,500 हो जाएगा? सबसे पहला बात, 12,500 का 10% 1250 होता है। 10% प्रॉफिट ले लेगा तो 1250 12,500 में जोड़ेगा तो क्या 13,750 हो जाएगा क्या? इतना बात तो आपको स्पीड में आना चाहिए। हमने क्या किया, फिर से देखो, हमने क्या कहा, टोटल हमारे पास 12,500 आ चुका। अब इसको 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 12,500 का 10% 1250 होगा, ये प्रॉफिट पर बेचेगा तो क्या 1250 ऐड कर देंगे क्या? तो ये आ जाएगा 13,750। बोला आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या बोला, 6% प्रॉफिट पर सी को बेचा। फिर देखो 6% वाले में क्या करते हैं, ध्यान से देखना। क्या आपको पता है क्या कि 10% इसका हो जाएगा 1375, तो 1% हो जाएगा 137 रुपया 50 पैसा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो 1% हुआ 137 रुपया 50 पैसा, तो 2% हो जाएगा 137 रुपया 50 पैसा का डबल। 100 का डबल 200, 37.5 का डबल 75, तो आया 275। 275 हुआ 2%। 6% निकालने के लिए 3 गुना करते हैं, तो 200 का 3 गुना 800, 75 का 3 गुना 225। तो टोटल हमारे पास जो बढ़ना चाहिए इसका 6%, क्या हमारे पास 800 800 825 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताओ।
अब देख लो, ये 6% आपको निकालने के लिए आना चाहिए, गुना करने लग जाते वो गड़बड़ है। बात आ रहा समझ में? चलिए निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 825 को जैसे ही जोड़ोगे तो 50-25 मिल के आएगा 75, ये आ जाएगा आपका 8 7 15 14,575। बोलो इसके लिए कौन दिया? सी दिया पैसा। अब सी क्या करता है, यहां पर ध्यान से देखना, सी का ये कॉस्ट प्राइस है। सी का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। सी क्या किया? सी बोला क्या कि हम इसको 2915 रुपया बढ़ा के बेचेंगे। तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस है 14, सी के लिए देखो कॉस्ट प्राइस क्या है? 14,575। और सी क्या कर रहा है? सेल कैसे कर रहा है? बोला क्या कि हम इसको पहले तो बढ़ाएंगे, और इसको बढ़ा करके इसका जो है इसको बढ़ाएंगे 14,575 में 2915 बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 2915, क्योंकि दे रखा है। अब बोला क्या कि हम 10% छूट देंगे। कितना परसेंट छूट देंगे? 10%। चलो 10%, ये हमारे पास मार्क प्राइस आ गया। अब 10% हम छूट दिलवाते हैं, तो जोड़ के हम 10% क्यों छूट दिलवाएं? देखो समझाते हैं। 14,575 का 10% अगर छूट दिया जाएगा, डिस्काउंट की मैं अगर बात करता हूं तो डिस्काउंट दिया जाएगा तो 1457 रुपया 50 पैसा होगा। बोलो छूट। 7 7 2915 का 10% अगर छूट देगा तो क्या हम लोग 291 रुपया 50 पैसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बताओ ये टोटल कितना छूट दिया? तो 50 50 1 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 14 2 16 1 17 हो जाएगा। तो असल में ये कितना रुपया का छूट दे रहा है? 1749 रुपया का। अब यहां पर बात है, घटाना तटाना मत। ये तो आपको समझ में आ गया। 14,575 कॉस्ट प्राइस है, इसमें हम लोग 2915 को जोड़ देते हैं तो ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। और 10% छूट देने का मतलब असल में ये कितना छूट दे रहा है बताओ? 1749। ये भी कैसे निकाले? तो 14,575 का 1457 रुपया 50 पैसा और 2915 का 291 रुपया 50 पैसा, तो टोटल ये कितना का छूट दिया? 1749। अब सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। देखो बुद्धि कैसे लगाते हैं। 14,575 में तो खरीदबे किया था, 2915 बढ़ाया और 1749 का छूट दिया। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। 2915 बढ़ाया, ये इसका मार्क प्राइस है, और 1749 का छूट दिया। तो फायदा तो इसको ये नीचे वाला होगा ना, मतलब 2915 में से 1749 को डायरेक्ट घटा देंगे। आंसर 1749 को घटा देंगे। अब ये भी तो आपको घटाने के लिए आना चाहिए, ये भी घटाने के लिए नहीं आता कुछ लोगों को। फिर से हम 100 बार बोल चुके हैं, बताओ। अब देखो ये 2916 हो गया और ये 1750 हो गया। 2900 में से 1700 घटा दोगे तो 1200, 1200 में से 50 घटा दोगे तो 1150, और 15 प्लस एक मिल करके 1100, 50 प्लस 16 मिल करके आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1166। अब बताओ कि देखो कैलकुलेशन कैसा कर लिए। अब ये बताओ कि क्यों हमको घटाना पड़ा, कहाँ घटाना पड़ा। क्या ये बात आया समझ में? हम फिर से एक बार समझाते हैं, इसको समझने का कोशिश कीजिए और इस ट्रिक को पकड़िए। अप्लाई करना आपके बस की बात है, बस आप इसके पीछे जाइए और इसके बेस में आइए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर एक बार समझ गए ना तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट करके ध्यान से देखो। हमने क्या कहा? ये तो 300 रुपया 200 रुपया भाड़ा लगाया तो 12,500 हुआ। 12,500 में 10% यानी ये आ जाएगा 13,750, और 13,750 का 6% निकालते। कैसे निकाल लिए? हमने बोला 1% निकालो 137 रुपया 50 पैसा, 2% निकालो 100 का डबल 200, 37.5 का डबल 75, 2%। 6% निकालने के लिए 3 गुना कर दिए, 200 का 3 गुना 600, 75 का 3 गुना 225, तो 825 आया। हमने इस दोनों को ऐड कर दिया, 50 में 25 जोड़ा तो आ गया 75, 137 में 8 जोड़ा तो आ गया 145। तो ये सी का कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब सी क्या किया? 14,575 में से 2915 जोड़ा, तो ये देखो ये हमारे पास है 14,575। ध्यान से देखना, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं इसमें ये क्या किया? बढ़ा करके लिख दिया 2975। 2900 ये जो है ये पूरा का पूरा 2915 रुपया है। अब क्या किया? 10% का छूट दिया। तो हमने क्या किया? इसको जोड़ने के बजाय इसका 10% 1457 रुपया 50 पैसा, इसका 10% 291 रुपया 50 पैसा। तो हमने देखा 1749 रुपया का छूट दिया। अब ये पूरा है 2915, और 2915 में से यहाँ से छूट दिया, यहाँ से छूट दिया, यहाँ से छूट दिया, और ये छूट दे दिया है 1749 रुपया का। अब बताओ कि प्रॉफिट जो होगा, ये तो कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट तो ये वाला होगा ना, बताओ प्रॉफिट ये वाला होगा। तो हमने बोला 2915 में से डायरेक्ट 1749 को घटाओ, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये प्रॉफिट निकल जाएगा।
2915 में से 1749 को घटाओ, 1166 आ गया आंसर। बाकी को हम क्यों जोड़े 14575 में, क्यों घटाए, तो फालतू का टाइम बर्बाद करना हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उसके 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। 1 सेकंड में ऑप्शन से आंसर मार देंगे इसमें। एक धनात्मक संख्या का वर्ग चेक कर लो, 8 8 64, 8 5 40, 6 46, 9 9 में 81, 9 5 45, 6 51, 6 6 के 36 और 6 5 30 प्लस 6। अब देखो ध्यान से समझना, चलो देखना क्या है, अब इसको छोड़ दो, इसको तो ऐसे ही बना लेना, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है एक्स वगैरह कुछ भी मानने का इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, देखो 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पे आधार पे की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपया है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात करें। अब 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है और 8 महीने के लिए लग रहा है, तो बताओ 8 महीने के लिए अगर लग रहा है तो 8 महीने के लिए 8/12 वर्ष हुआ, और ये 18 महीने तो पूरे वर्ष के लिए होता है। बताओ, तो हम लोग इसको लिखते हैं 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 6 के 18। क्या हमारे पास 12% प्रति 8 मंथ्स के लिए हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास लगेगा वो लगेगा 12% प्रति 8 मंथ्स। अब 1 वर्ष 4 महीना का मतलब होता है 16 महीना, और 16 महीना में 8 महीना 2 बार आता है। तो 2 बार अगर आता है तो ध्यान से देखो, क्या 12% 12% और 12% का 12% 1.44% होगा कि नहीं होगा? अगर आप देखोगे इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये हमारे पास आ चुका है 25.44%, और यही बराबर दे रखा है 3816 के। किसके दे रखा है? 3816 के। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? आपको बताना है निवेशित धनराशि, यानी 100% बराबर क्या होगा। सॉल्व कीजिए, 3816 बट्टे लिखो 25.44 और गुना करते हैं किससे? 100 से। इस दशमलव को हटा करके चलो, क्या 8 से हम लोग एक बार काट सकते? कोई जरूरी नहीं एक के बारे में धार फरा के काट देना, आराम आराम से काटिए, कोई जरूरी नहीं, आराम आराम से काटोगे और बढ़िया। 8 से कट सकता है, 8 से, 8 तिया 24, 8 इकाई 8, 8 अठे 64। ये देखो 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो गया, बचा 6, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। एक बार हम इसको काट देते इधर से, क्योंकि कुछ रिलेशन पता नहीं चल रहा है। तो 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 159। बोला आएगा क्या? और इसको काट दोगे 2 से तो ये आ जाएगा 5000। अब हमको इसका भी रिलेशन पता चल गया, 15 तिया 45, 9 तिया 27। क्या ये 3 बार में कट गया? क्या बताओ। और 3 को जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर हमारे पास आ गया 15000, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, बात आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 17 नंबर के बाद आ जाओ, 18 नंबर का क्वेश्चन है। जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 की धनराशि x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,381 रुपया 80 पैसा हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान धनराशि पर x + 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो ध्यान से देखना। क्या आपको एक बात पता है क्या कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 1 वर्ष के लिए हम लोग इसको लिखते 1/10, 10 से 1 बढ़ेगा तो लिखते 11। 2 वर्ष के लिए लिखना रहता है तो हम 10 गुना 11 ऐसे करते हैं, यानी 2 वर्ष में हमारे पास 100 से क्या आ गया? 121 आ गया। 3 वर्ष के लिए लिखना रहता है तो हम 1000 से क्या लिखते हैं? 1331 लिखते हैं। बोलो 3 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। ये देखो 2 वर्ष के लिए। अब आपको बताओ कि अगर 3 वर्ष का ही रेशियो पहले से मालूम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो आपको करना क्या होगा? इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। इसका क्या कीजिए? क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो ये आएगा 10, ये आएगा 11। तो हम लोग बोल सकते हैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कितना भी वर्ष दिया रहे उसका उतना रूट निकाल दो। 1 वर्ष का रिलेशन पता चल गया, 1 वर्ष का जैसे रिलेशन पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पता चल गया। मतलब मेरे कहने का क्या है, अब यहां पर देखो क्या बोला क्वेश्चन, 7800 रुपया की धनराशि 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में होता 12 दूनी 24 महीना, और 8 महीना के हिसाब से देखोगे तो 8 महीना 3 बार आएगा। कितना बार आएगा? 3 बार। x% की दर से, x% की दर से तो निकाल लेते। देखिए अभी हमारे पास क्या पता है, हमारे पास है 7800। 7800 नहीं होना चाहिए भाई, ये 7800 है। चलो ठीक है 7800 रहने दो, हाँ 7800 ही है। और 10,000 ये क्या है? 381 रुपया 80 पैसा।
अगर दशमलव यहाँ से हटाओगे तो अब देखो ये 78,000 हो गया और इसका क्यूब रूट निकाल दो। क्या निकाल दो? क्यूब रूट। और अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर काम आएगा, क्यूब रूट 1000 का निकलेगा तो इसका मतलब 78 हमारे पास वेस्ट जाएगा। 78 हमारे पास क्या जाएगा? वेस्ट जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो हमने क्या कहा? हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10,381 रुपया 80 पैसा बटे 7800, दशमलव हटा दोगे तो चलो 2 जीरो आएगा, 1 जीरो जीरो कट जाएगा, इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। ये 1000 है और 1000 का आराम से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसका मतलब 78 हमारे पास कटने वाला संख्या है। खत्म करो 78 को। 78 को 13 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट देते हैं। हम 2 बार में काटेंगे, कोई जरूरी 78 एक के बारे में काटना, धरपड़ी मत कीजिए। 13 छा के 78, 13 से काटो या पहले 6 से ही काट दो, क्या जाता है अपना। 13 6 13, 6 इकाई 6 आया, 4 6 सत्ते 42, 6 तिया 18, 0 6 तिया 18। अब 13 से काट दो, 13 13 इकाई 13, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 इकाई 13, कट गया। अब 1331 बटे 1000, और अभी हम लोग देख पा रहे थे, अब तो बहुत लोग को तो ये सब वैल्यू याद रहता है। 1331 का क्यूब करोगे 11 आएगा, 1000 का क्यूब करोगे 10 आएगा। ये बात पता चल गया कि 10% है। ये बात क्या पता चल गया बताओ? 10% है। और ये जो 10% है, ध्यान से देखना, ये जो 10% है ये हमारे पास बोला x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में, x% वार्षिक दर से। तो हम लोग x% निकाल लेते हैं। ये जो 10% है ये तो 8 महीना के लिए निकला ना। किसके लिए निकला बताओ? 8 महीना के लिए। तो अब बताओ 12 महीने के लिए निकालना है, तो 12 महीने के लिए निकालना है तो 10 बटे 8 गुना 12 कर दो। हम लोग 10 बटे 8 गुना क्या कर देते हैं? 12 कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से आप इसको काट दो, तिया आ गया हमारे पास 5 तिया 15%। बोलो क्या आ गया? 5 तिया 15%। तो ये 8 महीना के लिए 10% निकला, तो 12 महीने के लिए असल में क्या निकला? 15%। बोलो निकला। अब बोला क्या कि x प्लस 5% के दर से, तो x प्लस 5% के दर से हमारे पास ये हो जाएगा 20%। जबकि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो अब 1 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा है तो हाफ ईयर के लिए क्या ये 10% पर हाफ ईयर हो जाएगा? क्या बताओ? 10% पर हाफ ईयर आपका हो जाएगा। इतना बात तो आ रहा समझ में। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना। बताओ अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपको क्या करना है? 2 1 10% 7800 का 780, और 780 का 10% निकाल लो, 780 का 10% निकाल लो 78, गुना कर दो, 7 दूनी 14, 1 1560 प्लस 78 ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1638। 1638 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात क्लियर हुआ? हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको आराम आराम से समझा के अच्छे से समझा दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 19 नंबर का क्वेश्चन। बोला PQRS O केंद्र वाले एक वृत्त के एक चक्रवृद्धि चतुर्भुज है, सॉरी चक्रीय चतुर्भुज है। चलो लिख लेते हैं इसको, PQRS चक्रीय चतुर्भुज है तो एक वृत्त भी खींच लो ऐसे। तो ये आया P, ये आया Q, ये आया R, ये आया S, और यहां पर एक केंद्र मान लो O, ठीक है। फिर क्या बोला? PQR PSR, PQR अगर 11 है और PSR 7 है तो 11:7 हो, तो इसका मतलब ये 70 होगा, ये 110 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिर बोला PQ और QR बराबर है, PQ और QR बराबर है। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है O, क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? अगर यहाँ पर O ले लेते हैं तो O PQ बराबर निकालना, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अब हम लोग इसको एक बार ऐसे मिला देते हैं, ध्यान से देखना। तो OPQ बराबर पूछा है, तो सोचो थोड़ा सा, अगर एक आर्क से 70 होगा तो क्या ये वाला 110 होगा? क्या बताओ? ये वाला हमारे पास 140 हो जाएगा। 70 का दुगुना 140। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके मिला देते हैं। तो मिल गया जैसे ही, अब सोचो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। PQ बराबर QR है, ये अगर 110 है तो आधार पर के कोण हमेशा बराबर होते हैं। 110 के अलावा बचता है 70, 70 का आधा आधा लिख दोगे 35, ये भी 35। अब इस एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं है तो इसको क्यों लिखे हम? फिर भी लिख दिए, चलो आपको समझाने के लिए। फिर ये बताओ कि अब हमें पता है कि OP और OR ये दोनों एक त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, और समद्विबाहु त्रिभुज अगर बनेगा, ये 140 है तो बचेगा 40, तो आधार पर के कोण बराबर होंगे, तो यहाँ पर बचेगा 20, यहाँ पर बचेगा 20। बोलो बचेगा क्या? अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था OPQ बराबर क्या होगा, तो 35 में 20 को जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
19 के बाद आ जाओ 20 नंबर का क्वेश्चन। देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये 81 है, क्या इसको 3 पर पावर 4 लिखेंगे और 16 चौका 64.644 और ये 3 पर पावर हमारे पास 0.36 दिया हुआ, इस दोनों को एक साथ ऐड कर दोगे 1 आ जाएगा, यानी 3 पर पावर 1, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से, 42 का आधा हुआ 21, 21 से 12 कम, 21 से 12 कम हो जाएगा 9, तो वो संख्या हो जाएगा 8 9 72, उस संख्या का 1/4, 72 का 1/4 18। एक संख्या का 1/8 42 के आधे से 21 से 12 कम है, तो 21 से 12 कम क्या हो जाएगा बताओ 9, तो 1/8 अगर 9 के बराबर है, 1/8 अगर 9 के बराबर है तो उतना भी नहीं करो, 1/8 किसके बराबर है 9 के बराबर। क्वेश्चन पूछा उस संख्या का 1/4, तो इसका डबल कर दोगे तो 1/4 आएगा क्या बताओ, तो ये आ गया 1/4 और ये बराबर हो जाएगा 18। आंसर क्लियर। 21 के बाद आ जाओ 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता, धारा की चाल 5/6 मीटर प्रति सेकंड है, यहीं पर इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर आवर है, 5 से 5 कट गया, ये हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। बोला धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत है तो 11 से 3 घटा देते हैं, क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, 9 का स्पीड। फिर बोला क्या 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब बताओ 36 क्या 4.5 के बराबर है, 8 चौका 32 बचा 4, 4/8 का मतलब आधा, क्या 4.5 घंटा के बराबर हो जाएगा, और 4.5 घंटा का मतलब 4 घंटा 36 मिनट। आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद देखो 23 नंबर का क्वेश्चन, के का वह अधिकतम मान ज्ञात करें जो 6 अंकों वाली संख्या 2 4 3 1 2 के में के स्थान पर रखने से ये 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होने का क्या मतलब है, ये 2 से भी विभाज्य होना और 3 से भी विभाज्य होना। 2 से विभाज्य होने का क्या मतलब है कि किसी भी हाल में के इवन नंबर होगा, के क्या होगा बताओ इवन नंबर होगा, ये तो होना ही चाहिए, तभी तो बात आ रहा समझ में। अब क्या करते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी का मतलब है कि सब कट जाना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, 4 2 6 3 से कट गया, 3 कट गया, 2 1 3 3 से कट गया। अब के बराबर क्या रखोगे कि 3 से कट जाए और इवन नंबर भी हो जाए बताओ, के बराबर इवन नंबर, तो इवन नंबर सिंगल डिजिट नंबर है तो 8 से शुरू करते हैं, उल्टा 8 अधिकतम मान पूछ रहा था, तो 8 तो 3 को नहीं काटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 8 के जस्ट नीचे वाला कौन सा होता है 6, तो 6 3 से भी कट जा रहा, तो के का जो अधिकतम मान है क्या हमारे पास 6 आ जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 23 के बाद 24, 11 15 20 30 में से प्रत्येक से के घटाया जाए, 11 से के घटाओ, 15 से के घटाओ, और क्वेश्चन बोला क्या कि ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा, तो 2k + 2 और 3k स्क्वायर के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो पहले तो k का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर 20 - k लिखो और 30 - k लिखो। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करते हैं, उस संख्या को चुनते हैं। अब उस संख्या को सब में मत चुनो, देखो उस संख्या को चुनो जिससे कि इसको भी घटाए और इसको भी घटाए, तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आए। 1 घटाओगे 10 आएगा, 1 घटाओगे 19 आएगा, नहीं हुआ। 2 घटाओगे 9 आएगा, 2 घटाओगे 9 आएगा, ये 18 आएगा, लग रहा रिलेशन में है। फिर एक बार चेक कर लेंगे, तो यहाँ भी वही होना चाहिए ना, 15 में से 2 घटाओ 13, ये तो 28, 13 दूनी 26 नहीं हुआ, जबकि 9 दूनी 18 होना चाहिए था, 2 नहीं आया। 3 के लिए 8 होगा, 3 के लिए 17 होगा, 8 17 तो कोई रिलेशन है मैंने। 4 घटाओगे तो ये 7 होगा, 4 घटाओगे तो 16 होगा, नहीं है रिलेशन में। 5 घटाओगे तो ये 6 होगा और 5 घटाओगे तो 15 होगा, मतलब 6 और 15 हो सकता है रिलेशन में, चेक कर लेते हैं। ये 6 आया और यहाँ पर भी आप 5 घटाओगे तो ये 10 आएगा, ये अगर 15 आया तो यहाँ पर भी 5 घटाओगे तो ये 25 आ जाएगा। अब देखो तो कुछ है क्या रिलेशन, हाँ है रिलेशन, देख लो 6 का ये 2.5 गुना है और 10 का ये 2.5 गुना है, तो 6 का भी 2.5 गुना 10 का भी 2.5 गुना, या काट के देख लो, ये 3/5 आया, 5 तिया 15, 5 5 25, ये भी 3/5 आया। इसका मतलब कि हम लोग क्या मान के चले थे बताओ 5, और इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बताया समझ में। तो के का वैल्यू हमारे पास 5 आया, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12, और ये आ जाएगा 5 5 25, 25 तिया 75, तो 12 गुना 75 का क्या करना, हमको स्क्वायर रूट निकाल लेना है। 12 गुना 75 का स्क्वायर रूट निकाल लेना। बताओ 12 गुना 75 का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, सब कुछ के पीछे लॉजिक है भाई। 4 तिया 12 होता है, तो 4 के लिए तो 2 लिखो, और 3 को 25 में गुना करोगे 225, और 225 का स्क्वायर रूट आएगा 15, आंसर हो जाएगा 15 दूनी 30, ऑप्शन नंबर डी।
12 गुना 75 गुना करने के लिए आपको आना चाहिए 12 गुना 75 है, क्या 3 गुना 4 लिख सकते हैं 12 को, और 75 को 75 रहने दो, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। तो अब बताओ 3 को 300 से गुना करोगे तो वैसे भी ये 900 आ गया, और 900 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 के बाद आ जाओ 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर ये 3.1/3 वर्ष में साधारण ब्याज, और समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर पर 5.1/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1840 कम है, तो धनराशि ज्ञात करें। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 15 तिया 45 और 15 गुना 1/3 आता है 5, तो टोटल इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 50%। बोलो आएगा क्या? 12 पंचे 60 और 12 का 1/2 निकालोगे तो 6, तो टोटल आ जाएगा 66%। इस दोनों का अंतर हमारे पास आएगा 16%, और यही 16% बोला जा रहा है कि 1840 के बराबर है, तो 100% आपको निकालना है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन आ गया। 1840/16 और गुना कर दो 100 से। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 230 और काट दो, ये 115 बार में कट जाएगा। अब 115 को 100 से गुना करोगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद आ जाओ 26। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा? आंख बंद करके आंसर लिख सकते हो। बताओ 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 से 3 वैसे भी कट जा रहा है। 3 तिया 9, 9 चौका 36, आंसर हो जाएगा 36 पाई क्यूब, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बात आया समझ में? 4/3 सॉरी अर्धगोला है क्या, इसका आधा कर दो, अर्धगोला है, गोला नहीं है, तो 36 भी नहीं होगा, तब 18 हो जाएगा। बात आया समझ में? तब क्या हो जाएगा 18, या आप इसको ऐसे लिख लो 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 से 3 काट दो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 पाई, आंसर हो गया। अगर हम गोला का भी निकाल लिए तो गोला का आधा लिख दोगे, अर्धगोला 18। बात आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करना है। तो विकर्ण अगर 12 है तो एक भुजा हो जाएगा 12/√3, और इसका विकर्ण इसका अगर आयतन ज्ञात करना है तो क्यूब कर दोगे। अगर आयतन ज्ञात करना, क्या 4 तिया 12 हो जा रहा है क्या? 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 4√3। बोलो आ जाएगा, 4 तिया 12 कट गया। अब 4√3 का क्यूब कर दोगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 तिया 192√3, आंसर आ जाएगा आपका 192√3 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद आ जाओ 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक एक नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो एक समान चाल से तट के प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित एक बिंदु की ओर आ रहा है, और 10 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो नाव द्वारा तट तक पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूं, और इसको समझिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले देखो, यहां पर ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर आपके पास 30 डिग्री है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इसका रेशियो क्या हो जाता है मैं बता देता हूं। ये 1:3 आ जाता है रेशियो। पूछोगे क्यों? अब बताओ, बताता हूं मैं क्यों। देखो, अगर 30 डिग्री के सामने ये x है, तो 60 डिग्री के सामने हो जाता है x√3। 60 डिग्री के सामने क्या हो जाता है? x√3। बोलो होता है क्या? अब ये 60 डिग्री के सामने अगर x है, तो 30 डिग्री के सामने x/√3 हो जाता है। x बटे क्या हो जाता है? √3। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आया x/√3, और ये वाला डिस्टेंस आया x√3। तो x से x कट गया, √3 उस तरफ चला जाएगा, तो 1 अनुपात क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? बताओ। मतलब अगर एक ही तरफ भी ऐसा करके लिखा जाए, अगर ये 30 डिग्री है और ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो ध्यान से देखना, क्या हम लोग इसको लिखेंगे 1 1 और ये क्या रेशियो हो जाएगा? 3। बोलो होगा क्या? तो इतना दूर जो हमारे पास बचा रहेगा वो कितना यूनिट हो जाएगा? बोलोगे 2 यूनिट रह जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला क्या कि पहले था अवनमन कोण 30 डिग्री, यानी उन्नयन कोण नीचे से 30 डिग्री था, तो उन्नयन कोण यहाँ से ये 60 डिग्री पे आ गया। कब? कितना मिनट में? इसको लगा 10 मिनट में, यानी 2 डिस्टेंस तय किया ये 10 मिनट में। क्वेश्चन बोला तट तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो 2 यूनिट डिस्टेंस तय किया 10 मिनट में, तो 1 यूनिट डिस्टेंस तय करेगा 5 मिनट में। अब टोटल जो टाइम लग जाएगा वो लगेगा 10 + 5 मिलके, आंसर लिख दोगे 15 मिनट। क्या बात आया समझ में? क्लियर हो रहा है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ
मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, देखो होता क्या है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि सर आए और 2-2 सेकंड में ऐसे मारते चले जाए, तो हम तो आंसर मार के चले जाएंगे, लेकिन उससे आपका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आराम आराम से समझा रहे हैं। कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ समझाने का है तो हम उसको भी आपको समझा दे रहे हैं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में काम आ जाए। ठीक है, चलो। त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज की आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से, ये आधार की लंबाई है त्रिभुज की संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये x + 6 है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल 108 है, तो आपको इतना बात तो जरूर पता होगा, हाफ इंटू x + 6 को मल्टीप्लाई करोगे x से तो ये आ जाना चाहिए 108 के बराबर। अब इस 2 को उस तरफ लेके चले जाओ तो x इंटू x + 6 और ये बराबर आ जाता है 216 के। और 216 बहुत ही खूबसूरत सा नंबर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा नंबर है। मैं इसमें एक चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको समझना। देखो, 12 को अगर 18 से गुना करना है, 32 को अगर 38 से गुना करना है, 47 को 43 से गुना करना है, 44 को 46 से गुना करना है। देखो, सब में एक बात कॉमन क्या है बताओ? सब में एक बात कॉमन है कि सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10 एंड रेस्ट ऑफ डिजिट इज सेम। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि सम ऑफ यूनिट डिजिट हमारे पास 10 है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, सारा सेम है। 2, 8, 10 बाकी सेम है, 7, 3, 10 बाकी सेम है, 6, 4, 10 बाकी क्या है, सेम है। तो इसको कैसे गुना करते हैं? इस दोनों को आपस में गुना कर दो, 8 दूनी 16, 2 डिजिट में लिखना है हमेशा। और एक आया तो एक का सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 दूनी 2, क्या 216 आएगा क्या? बताओ, वही बात यहाँ पे भी है। फिर देखो, 8 दूनी 16, अगर ये बात जान रहे होते तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये 12 और ये 18, 12 गुना 18 ही तो 216 होता है, और हम 216 के बारे में पहले से जान रहे थे। अब x + 6 पूछा, क्वेश्चन पूछा आधार का, तो आप भी अगर पहले से जाने रहते तो आसानी से आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो हम आपको यहाँ पर सिखा देते। देखो, 8 को 2 से गुना करोगे, लिखोगे 16, और 3 का सक्सेसिव नंबर 3 चौका 12, 7 तिया 21, 4 का सक्सेसिव नंबर 20, 20 सौ 21, 6 चौका 24, 4 पंचे 20। ऐसा आ गया क्वेश्चन, ऐसा आ गया क्वेश्चन 121 गुना 129, तो 9 इकाई 9, 2 डिजिट में लिखना हमेशा। और 12 को 13 से गुना करोगे 156। बात आया समझ में? तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 के बाद आ जाओ 30 नंबर का क्वेश्चन। देखो, 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे बच्चे को 30 डिग्री के अपनमन कोण पर देखता है। तो मीनार के पाद बिंदु बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इतना आसान क्वेश्चन हो सकता है? बताओ, देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है और अवनमन कोण बन रहा 30 डिग्री का, तो इसका मतलब उन्नयन कोण भी बन रहा 30 डिग्री का, और ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। और ये 30 मीटर ऊंचा मीनार है। तो बोला क्या, ये बच्चा जो है और इसका बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो 30 के बीच, 30 के डिग्री के सामने में 30, तो 60 डिग्री के सामने में 30√3, यही वाला डिस्टेंस हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल है 72, उन संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर 2 9 में 18। ऑप्शन नंबर ए। 5 3 8, 8 9 में 72, अंतर है दोनों का 2। तो 8 9 में 72 1 यूनिट 9 के बराबर, और अंतर हमारे पास 2 आया, तो 2 9 में 18 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के बाद आ जाओ 32। 25 संख्याओं का एवरेज है 48.2। देखो, 25 संख्याओं का एवरेज हमारे पास क्या दे रखा है? 48.2। बहुत बढ़िया बात है। यदि पहली 10 संख्याओं का एवरेज हमारे पास दे रखा है, पहली 10 संख्याओं का एवरेज हमारे पास दे रखा है 47, ओके, और अंतिम 12 संख्याओं का एवरेज हमारे पास दे रखा है 49। बहुत बढ़िया बात है। तो क्वेश्चन पूछा है, 58, एक संख्या 58 है, एक संख्या 69 है, और बाकी जो शेष संख्या हमारे पास 3 संख्या ये बचा हुआ है। ठीक है, 3 संख्या जो ये हमारे पास इधर बचेगा, उस तीनों का क्या पूछा हमसे? एवरेज पूछा। देखो कितना आसान है। गुना उना करने के चक्कर में रहोगे ना तो फिर तो एग्जाम खत्म हो जाएगा। बात को समझो। एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी में बराबर बराबर बटना। 48.2, 48.2, 48.2, 48.2, 48.2 सबका। तो 3 संख्या का जो एवरेज होगा वो असल में एवरेज हम लोग लिख ले। क्या बताओ? 3 संख्या का जो एवरेज होगा, इस 3 संख्या का एवरेज, क्या हमारे पास एवरेज 48.2 होना चाहिए था कि नहीं? अगर सेम सेम निकलता तो बाकी बचे हुए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अगर 25 संख्या का एवरेज 48.2 है, 3 संख्या का एवरेज 48.2 के साथ निकलेगा, तो बाकी जो हमारे पास 22 संख्या बचेगा उसके एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेम संख्या इंक्लूड, सेम संख्या एक्सक्लूड होगा तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रभाव पड़ा है, वो क्या प्रभाव पड़ा है हम दिखाते हैं आपको। बताओ, पहले तो यहाँ से देखो कि -1.2 कम हो गया, और 10 संख्या में अगर कम हुआ है तो इसका मतलब ये 12 कम हुआ है। कितना कम हुआ है बताओ? 12। यहाँ पर 0.8 ज़्यादा हो गया है। 0.8 अगर 12 संख्या में ज़्यादा हुआ है तो ये आ गया है 9.6, 12×96 होता है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो यहाँ पर -2.4 हो रहा है। -2.4 होने का क्या मतलब? यहाँ पर 2.4 घट गया है। अब ये जो 2.4 घट गया है तो वो किधर चला गया होगा? उस तीनों में। तो उस तीनों में तो टोटल गया होगा 2.4। तो तीनों में बराबर बराबर बटेंगे तो क्या 0.8 बांटेंगे क्या? बताओ। यानी 48.2 में 2.4 बटे क्या 3 बांटेंगे, तो इस तीनों संख्याओं का जो एवरेज आएगा वो आएगा 49। रुको, अभी आंसर नहीं हुआ। अब यहां से देखो, समझो ये बात। तो पहले आपको इतना बात तो आपको निकालने के लिए बेसिक है, इतना तो आपको निकालने के लिए आना चाहिए। फिर देखो, जब हमें पता है कि 3 संख्याओं का एवरेज हमारे पास 49 है, 3 संख्याओं का एवरेज क्या है? 49। एक आदमी आ रहा था 58 लेकर के, बोले रुक 58 लेके मत आओ, क्योंकि एवरेज है। एवरेज ऐसा घर है जिसमें सब बराबर होगा। तो हम बोले ठीक है भैया, क्या करें? बोले पहले तुम 49 लेके आओ। तो एक संख्या आया, ये 49 लेके आया, तो इसका हम 9 जमा करवा लिए अलग। फिर बोला क्या 69 आ रहा था, बोले रुको रुको रुको, तुम भी रुको, 49 लेके आओ, 20 एक्स्ट्रा। अब इसका भी 20 जमा हो गया, इसका भी 9 जमा हो गया। अब ये देखो, ये तीनों का एवरेज 49, इसका भी 49, इसका भी 49। बताओ, इस पांचों का एवरेज अभी फिलहाल हमारे पास क्या है? इस पांचों का एवरेज हमारे पास क्या है? बताओ, 49 है कि नहीं है? लेकिन 29 हमारे पास जमा है, तो 29 को क्या करेंगे? पांचों में बराबर बराबर बांट देंगे। 29 जमा है ना, एक्स्ट्रा है, तो 29 को पांचों में बराबर बराबर अगर बांटोगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, यानी 49 + 5.8, और आंसर आपका आ जाएगा 54.8। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 के बाद आ जाओ 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर का क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन है। बोला ए और बी एक कार्य को 18,750 में करने का ठेका लेता है। ए इस कार्य को 20 दिन में, बी इस कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि सी की सहायता से वे 8 दिन में पूर्ण करते हैं। तो सी को उस कार्य के अनुपात में कितना? तो जो जितना काम करता है भैया उसको पैसा उतना मिलेगा। तो ये 20 दिन में कर सकता है, तो 8 दिन तक सी का सहायता लिया, तो 8 दिन तक तो ए भी किया होगा ना, तो ये 8/20 काम कर लिया। ये बी भी 8/30 काम कर लिया होगा। तो पहले तो चेक कर लो कि आखिर ये लोग काम कितना किया है। तो अगर देखोगे 20 × 60 तो 8 × 24, 8 दूनी 16, तो ये 40/60 काम कर लिया है। तो 40/60 काम करने का मतलब 2/3 काम जो है वो ए और बी दोनों मिल करके कर लिया। तो बाकी जो काम बचा हुआ है, बाकी काम बचा कितना होगा? 1/3। वो कौन किया होगा बताओ? सी। जब 1/3 काम सी किया होगा तो 1/3 पैसा भी तो लेगा। किसका 1/3 लेगा बताओ? 18,750 का। काट दो यहाँ से, 3 × 6 = 18, 25 × 3 = 75, आंसर आ जाएगा 6250, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 33 के बाद आ जाओ 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, 20 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। आज किरण की शादी के समय 7/11 गुनी है। बताओ, तो ये 20 वर्ष पूर्व, पहले तो देखियो 4 यूनिट पहले 20 को रिप्रेजेंट करेगा। 4 × 5 = 20, वर्तमान में आ जाओ 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 11 × 5 = 55 हो गया। बोला अब से 10 वर्ष के बाद किरण की आयु 10 जोड़ दो। 55 में 10 जोड़ दिया, आंसर आ गया 65, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बाद आ जाओ 35 नंबर का। 35 नंबर का क्या कहा जा रहा है कि प्रेक्षण की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है और उनमें से एक प्रेक्षण निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है। तो निकाला गया प्रेक्षण 12। अब ये तो एवरेज का हम कॉन्सेप्ट बताए थे। सेम एवरेज निकलेगा, बचे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सेम एवरेज लेकर के इंक्लूड भी होगा तो भी कोई फर्क एवरेज पे नहीं पड़ेगा। बताया, तो अपरिवर्तित रहने का ही मतलब है कि सेम एवरेज लेके निकला है। तो एक माध्य अगर निकला है तो सेम एवरेज लेके निकला होगा, आंसर आया 12। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन है
कि ये आपको बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 5 तक है, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6 तक है दिया हुआ। बोला 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2001 में बैच 2 में, तो ये 144 है, ठीक है। 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2005 में 5 में, तो 2005 में कहाँ गया 5, कहाँ गया 5, कहाँ गया 5, ये 5, 90। तो 90 से बोला कितना % अधिक है, तो 90 से अगर गौर से देखोगे ना तो ये 54 अधिक है। कितना अधिक है? 54। तो आपको इतना बात तो पता होगा कि 90 का 10% 9 होगा, 90 का 10% क्या होगा? 9। और ये 9 छा के 54 होता है, तो क्या 10% का 6 गुना है, तो 60% हो जाएगा। क्या आंसर हो गया 60%, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आ गया आपका 36 का 36 क्वेश्चन, जो 9 मई 2022 CBT 2 के एग्जाम में पूछा गया था, शिफ्ट 2 में। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत ही इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगे सेशन तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्लास। चलिए, ओके।